हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। और आज हम फिर से बात करेंगे लोन प्रोसेस के सेगमेंट के बारे में, जिसमें हमने ऑलरेडी इससे पहले डिस्कस किया था कि प्री लॉगिन क्या होता है। एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया था लॉगिन स्टेज, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि लॉगिन की क्या क्या चेकलिस्ट होती हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें कलेक्ट करने पड़ते हैं। तो हमारा प्री लॉगिन से पोस्ट लॉगिन हो गया और हमारी फाइल जो है वो क्रेडिट की क्यू में आ चुकी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट में फाइल जो जाने के बाद क्या क्या चीज़ें इनिशिएट होती हैं और कैसे कैसे फाइल आगे मूव होती है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो रिपोर्ट्स इनिशिएट होती हैं वो होती है एफआई, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद होती है एफसीयू, ये भी हमने डिस्कस कर लिया लास्ट वीडियो में, हमने इन दोनों को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा जो रिपोर्ट इनिशिएट होती है वो होती है वैल्यूएशन रिपोर्ट, जो कि प्रॉपर्टी या कोलेट्रल जो हमारे पास आ रही होती है उसकी क्या वैल्यूएशन होती है और क्या क्या उसमें प्रोसेस होते हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद हमारी है लीगल रिपोर्ट। लीगल रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें देखनी होती है और उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। देन उसके अलावा एक रिपोर्ट वेरिफिकेशन होती है जिसे हम बोलते हैं पीडी, सॉरी पीडी। पीडी बेसिकली क्या, पर्सनल डिस्कशन होता है कस्टमर के बिजनेस प्रेमिसेस पे। डिस्कशन विद कस्टमर होता है ये बेसिकली, उसके बिजनेस मॉडल के बारे में समझा जाता है और उसके लोन रिक्वायरमेंट के बारे में समझा जाता है। देन उसके बाद हम फाइनली डिस्कस करेंगे रिकमेंडेशन नोट पे, कि रिकमेंडेशन नोट जो है वो कैसे बनते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए होती हैं। तो आज के टॉपिक में हम दो चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे, एक वैल्यूएशन रिपोर्ट एंड एक लीगल रिपोर्ट। उससे नेक्स्ट टॉपिक में हम पीडी और रिकमेंडेशन नोट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो अभी स्टेज चल रही है ये हमारी लॉगिन के बाद प्री प्री सैंक्शनिंग वाली स्टेज है। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले उसमें बताया था कि पहली जो स्टेज होगी वो हमारी लॉगिन और प्री लॉगिन होगी। देन हमारी सैंक्शनिंग और प्री सैंक्शनिंग की स्टेज होगी। इसके बाद हमारे पास सैंक्शनिंग की स्टेज आएगी, जिसमें हम अंडरराइटिंग के पॉलिसी और प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास प्री डिसबर्सल और डिसबर्सल वाली स्टेज होगी, और उसके बाद हम पोस्ट डिसबर्सल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पोस्ट डिस्पर्सल में हम उसके जो डॉकेट किट हैं या क्या क्या एक्टिविटी होती हैं पोस्ट डिस्पर्सल के बारे में, उसके अंदर डिस्कशन में का पार्ट रहेगा। तो चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स, क्रेडिट वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, लॉगिन होने के बाद जो फाइल है, फाइल का मूवमेंट है वो काफ़ी दिशाओं में जाता है। जैसे ही आपकी फाइल लॉगिन हुई, लास्ट टाइम जैसे हमने बताया था कि लॉगिन होते ही हमारी सबसे पहली जो होती हैं वो वेरिफिकेशन इनिशिएट हो जाती है। सबसे पहले उसका सिविल इनिशिएट होता है। सिविल सही होने के बाद उसकी एफआई इनिशिएट हो जाती है। देन उसके बाद उसकी दूसरी वेरिफिकेशन एफसी हो जाती है, इसमें प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी चेक की जाती है। देन उसके बाद वैल्यूएशन रिपोर्ट इनिशिएट होती है अगर सिक्योर्ड लोन का केस है। उसके बाद हमारी लीगल इनिशिएट होती है। लीगल जो है प्रॉपर्टी के पेपर की ऑथेंटिसिटी और उसकी जेन्युइनिटी को देखते हैं। देन पीडी और पीडी होती है कस्टमर के यहाँ पे। उसके बाद अगर पीडी सेटिस्फैक्ट्री होती है तो केस का रिकमेंडेशन बनता है। रिको होता है, रिको नोट बनता है और रिकमेंडेशन होता है केस का। ये केस का तब होता है जब हमारा केस पीडी पॉजिटिव होती है और केस डुएबल होता है। अदरवाइज अगर पीडी पॉजिटिव नहीं हुई तो केस यहीं पे रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम डिस्कस जो करने वाले हैं वो बेसिकली हम वैल्यूएशन रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, कि वैल्यूएशन रिपोर्ट क्या होती है और उसको उसको इनिशिएट करने के बाद किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और वैल्यूएशन रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ों को हमें देखना चाहिए ड्यूरिंग द अप्रेजल प्रोसेस। उसके बाद हम लीगल के बारे में डिस्कशन करेंगे कि लीगल रिपोर्ट क्या होती है और लीगल रिपोर्ट में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन रिपोर्ट के बारे में। तो वैल्यूएशन रिपोर्ट जो है, बेसिकली वैल्यूएशन जो है वो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होती है, जो कि उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू को बताता है कि उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू क्या है। मार्केट वैल्यू बेसिकली आपको जो वहाँ के लोकल बिल्डर हैं या जो उसकी मार्केट है वहाँ से पता चलता है कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। और इसे इनिशिएट करने के लिए हमें उसके लेटेस्ट टाइटल डॉक्यूमेंट का मतलब हो गया कोई सेल डीड या गिफ्ट डीड या कन्वेंस डीड, या फिर कोई ऐसा प्रॉपर्टी ओनरशिप का डॉक्यूमेंट बेसिकली जो ये डिनोट करता हो कि ये प्रॉपर्टी किस कस्टमर से बिलोंग करती है। बेसिकली ओनरशिप उसमें चेक की जाती है कि ओनरशिप किस बंदे की है उस प्रॉपर्टी पे। देन उसका एड्रेस क्या है उस प्रॉपर्टी का,
और उसका एरिया कितना है। एरिया बेसिकली, एरिया से मतलब है कितने स्क्वायर फीट एरिया है या स्क्वायर यार्ड एरिया है। तो इससे बेसिकली वो आपको एक मार्केट वैल्यू निकाल के देते हैं कि इस एरिया की, इतने स्क्वायर फीट एरिया की वैल्यू जो है मार्केट में इतने रुपीज़ है। तो ये बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है हमारे वैल्यूएशन के लिए। इसके साथ साथ ही वो और एक ऑनरशिप प्रूफ भी मांगते हैं उस प्रॉपर्टी का, कि उस प्रॉपर्टी का करंट ओनर कौन है। ऑनरशिप में बेसिकली वो या तो आपका ई बिल लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल जिसे बोलते हैं, या फिर उसका प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट को भी ले सकते हैं, या उसके अंदर आप गैस पाइपलाइन गैस पाइपलाइन जो कनेक्शंस होता है उसके बिल को भी आप ले सकते हैं, या फिर कोई यूटिलिटी बिल में जैसे वाटर बिल भी आप चला सकते हैं, बट ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल होता है। तो चलिए, ये हो गए हमारे डॉक्यूमेंट के हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वैल्यूएशन इनिशिएट करने के लिए। एक आपका टाइटल डॉक्यूमेंट और दूसरा आपका एक ओनरशिप डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। साथ ही साथ हमारे को इसमें कस्टमर का मोबाइल नंबर इसलिए चाहिए होता है कि कई बार जब एड्रेस नॉन ट्रेसेबल रहता है या एड्रेस पे हमारा जो वैल्यूअर है वो पहुंच नहीं पाता, तो लेके कस्टमर से एक टाइम डिस्कशन करके वो उस टाइम पे बेसिकली पहुंचता है। 9:30 से लेके 6:30 के बीच में ये वैल्यूएशन रिपोर्ट इन्हें करनी होती है, बिकॉज जो उस टाइम पे है आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, बिकॉज वहाँ पे आसपास के जो बिल्डर्स हैं वो भी अवेलेबल हो पाएंगे, और दिन में वो काफ़ी अच्छे से हो सकता है। तो चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं कि इस रिपोर्ट में जब वो रिपोर्ट होती है तो क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है, और जो वेरीफायर जाता है वो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे करता है। तो सबसे पहले एक टाइम डिसाइड होता है। टाइम डिसाइड में बेसिकली जो कस्टमर और जो वैल्यूअर है वो बेसिकली आपस में डिस्कस करके ये टाइम डिसाइड करते हैं कि इस टाइम की विजिट शेड्यूल हुई है। उस विजिट के दौरान जो हमारा वैल्यूअर है वो वहाँ पहुँचता है और कस्टमर की प्रॉपर्टी का पूरा लेखा जोखा लेता है। प्रॉपर्टी लेखा जोखा बेसिकली वो क्या करता है, जो प्रॉपर्टी के साइट्स हैं, प्रॉपर्टी के 4 साइट्स होती हैं, 4 साइट्स होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, इन चारों को पेमाइश करता है, बेसिकली नापता है, मेजर करता है कि भाई वो कितना बाय कितने हैं। जैसे अगर आप 50 गज की प्रॉपर्टी देखेंगे तो 15 बाय 30 जो है वो 50 गज की प्रॉपर्टी मानी जाती है, जिसमें आपका 450 स्क्वायर फीट का एरिया आता है। तो वो ये देखता है कि भैया लंबाई कितनी है, लेंथ क्या है और विड्थ क्या है। सॉरी, ये लेंथ है, ये विड्थ है। तो ये इनटू आपका एरिया निकल के आता है। तो वो ये देखता है कि जो टाइटल डॉक्यूमेंट है, टाइटल डॉक्यूमेंट में विड्थ क्या है, 15 बाय 30 ही लिखी हुई है, या उसमें कोई डिफरेंस है, या एट साइट, जब एट साइट पे वो पहुंचा तो उसकी लेंथ क्या है और विड्थ क्या है, वो टाइटल डॉक्यूमेंट से मैच करता है। अगर मिसमैच होने पे वो आपकी रिपोर्ट में डायमेंशन मिसमैच डायमेंशन मिसमैच का एक रिमार्क्स देगा कि जी इसकी डायमेंशन एट साइड मिसमैच है, तो वो आपको रिमार्क देखना है। साथ ही साथ वो आपको इन चारों साइड्स की जो वो हैं, जो बाउंड्रीज हैं, बेसिकली इसे हम बाउंड्रीज बोलते हैं। तो ये बाउंड्रीज के आजू बाजू में क्या है, जैसे ईस्ट में रोहन का घर है, वेस्ट में पंकज का घर है, साउथ में महक का घर है, या इधर कोई रोड है। तो ये एज पर टाइटल है। तो एक्चुअल में क्या है, तो वैल्यूअर जब जाता है तो वैल्यूअर वहाँ के लोकल से वेरीफाई करता है कि इनके ईस्ट में किसका घर है, वेस्ट में किसका घर है, साउथ में किसका घर है और नॉर्थ में किसका घर है, और रोड किस साइड है। उसके हिसाब से ही वो आपको रिपोर्ट में मेंशन करके देता है, जी टाइटल पे तो ये साइट्स मेंशन है और आपके साइट पे ये साइट्स मेंशन है। तो अगर इसमें भी मिसमैच आता है तो ये आपकी प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन में, ये बेसिकली अगर इसमें मिसमैच आता है तो ये प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन में एक इशू क्रिएट कर सकता है, क्योंकि एक्चुअल साइट में और आपके टाइटल डॉक्यूमेंट में साइट्स जो है मिसमैच है। तो चलिए, इसके बाद इन्होंने क्या करा, जो हमारे वैल्यूअर हैं उन्होंने जाके प्रॉपर्टी को नापा, उसकी मार्केट वैल्यू लगाई। मार्केट वैल्यू के लिए वो क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू के लिए बेसिकली जो वहाँ के लोकल बिल्डर्स हैं वहाँ के उन लोगों से बातचीत करते हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे वहाँ के एरिया के हिसाब से उसका जो लैंड रेट क्या चल रहा है, वहाँ पे फ्लोर रेट क्या चल रहा है, और किस रेट पे प्रॉपर्टियां बिक रही है, उसका कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव रेट लगा के वो आपको वैल्यूएशन प्रोवाइड कर देते हैं।
साथ ही साथ उसमें और क्या करते हैं वो, चलिए आगे समझते हैं कि और वैल्यूअर क्या, जो विजिट करने गए हैं वैल्यूअर, उनका क्या काम होता है। वो प्रॉपर्टी के रिमार्क्स में अगर आप देखेंगे तो वो ये चेक करते हैं कि उस प्रॉपर्टी में कोई नुक्स तो नहीं है, किसी तरह की कोई डेविएशन तो नहीं है। डेविएशन से मेरा मतलब ये है कि कोई रेलवे ट्रैक या कोई हाई एक्सटेंशन वायर, जो हाई एक्सटेंशन वायर है वो प्रॉपर्टी के ऊपर तो नहीं जा रही है। बिकॉज ये सारी जो डेविएशंस हैं, ये सारी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू को इम्पेक्ट करते हैं। मार्केट वैल्यू कैसे इम्पेक्ट होती है, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ कि रेलवे ट्रैक अगर किसी प्रॉपर्टी के पास है, तो वो रेलवे ट्रैक क्या है, जब भी रेल वहां से क्रॉस करेगी तो प्रॉपर्टी हमेशा वाइब्रेट होगी प्लस वहाँ पे साउंड आएगा हमेशा। और वो प्रॉपर्टी जो है काफ़ी कम लोग उसको खरीदना चाहेंगे, तो उसकी मार्केटेबिलिटी कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी। तो इस हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। तो इसलिए आपको देखना होता है कि प्रॉपर्टी जो हमको कोलेट्रल में मिल रही है उसके आजू बाजू क्या है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमारी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू या सेलेबिलिटी पे क्वेश्चन उठा सकती है। तो ये एक चैलेंज आ गया कि भाई रेलवे स्टेशन है या कोई हाई एक्सटेंशन वायर है कहीं, या फिर कोई नदी, मतलब कोई रिवर या कोई लैंड या कोई रिवर या फिर कोई नाला, जिसे हम बोलते हैं नाला, उस प्रॉपर्टी के आजू बाजू तो नहीं है। बिकॉज अगर नाला या रिवर होता है तो उसे डूब क्षेत्र बोलते हैं हम, कि वो डूब क्षेत्र में आता है, जिससे वो कभी भी बाढ़ के टाइम पे या फिर बरसात के टाइम पे वो प्रॉपर्टी डूब सकती है, तो उससे भी मार्केट वैल्यू काफ़ी डाउन हो जाती है। तो ये टाइप की जो रिमार्क्स है वो हमारा वैल्यूअर वहाँ पे जाके चेक करता है, और उस चीज़ को वो अपनी रिपोर्ट्स के अंदर रिमार्क्स कॉलम में उसको हाईलाइट करता है। चलिए इसके अलावा और क्या करता है वैल्यूअर, इसके अलावा जो वैल्यूअर वहाँ जाता है तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर, आपका जो ई मीटर है जो प्रॉपर्टी पे इंस्टॉल्ड है, और जो आपने ई बिल दिया हुआ है ओनरशिप प्रूफ में, उसको वो चेक करता है कि क्या वो दोनों आपस में मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर वो मैच हो रहे हैं तो इससे एक पॉजिटिव साइन ये आता है कि जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी वही है जो आपको डॉक्यूमेंट पे दी गई है। बिकॉज जो डॉक्यूमेंट है उस पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर जो ऑनर का नाम लिखा है वो आपके प्रॉपर्टी ऑनर से मैच कर रहा है, और वो प्रॉपर्टी जो ई बिल लगा हुआ है वो आपके प्रॉपर्टीज के ई मीटर से मैच कर रहा है। तो इससे आप एक तरह से ये पॉजिटिव ले सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो आइडेंटिफाइड हो रही है। कई केसों में क्या होता है, जो ई मीटर होता है वो ई बिल से मैच नहीं कर रहा होता है। तो उस कंडीशन में क्या इशू हो सकते हैं, उस कंडीशन में कई बार ऐसा होता है कि ई मीटर चेंज हुआ, बिकॉज या तो ई मीटर कभी जल गया, बर्न हुआ, या फिर वो कभी चोरी हो गया। तो इस कंडीशन में ई मीटर जो नया मीटर लग जाता है, बट वो ई बिल पे अपडेट नहीं होता। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें एक सैंक्शन कंडीशन लगा सकते हैं कि हाँ जी, बिफोर डिसबर्सल आप जो है ई मीटर पे ई बिल पे आपका ई मीटर लेटेस्ट वाला लगा होना चाहिए। तो ये भी आप अपनी कंडीशन में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए इसके आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब रिपोर्ट्स आती हैं तो उस रिपोर्ट्स में हमें क्या क्या देखना होता है और उसको कैसे पढ़ना होता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं वैल्यूएशन रिपोर्ट के बारे में, कि वैल्यूएशन रिपोर्ट के अंदर एज ए क्रेडिट मैनेजर आपको क्या क्या देखना चाहिए। तो वैल्यूएशन रिपोर्ट जब भी आती है तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो उसमें एक डेट मेंशन होती है कि डेट क्या है उस रिपोर्ट की। तो डेट की कंडीशन में आपको ये देखना है कि जो भी डेट है वो डेट आपकी 60 डेज या 90 डेज के अंतराल ही होनी चाहिए, जब आप केस सैंक्शन कर रहे हैं या फिर केस डिस्बर्स होने से पहले। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि जब भी आपकी ये डेट होती है, ज़्यादातर कंपनियों में 60 डेज की वैलिडिटी होती है वैल्यूएशन रिपोर्ट की, या कुछ कंपनियों में वो 90 डेज की भी होती है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि वैल्यूएशन रिपोर्ट आप जो कंसिडर कर रहे हैं उसमें सफिशिएंट टाइम होना चाहिए आपके प्रपोजल को डिसबर्स होने तक में। देन सेकंड आपको ये देखना है कि जो बाउंड्रीज हैं वो आपकी मैच होनी चाहिए, एटलीस्ट आपकी 2 से 3 बाउंड्री मैच होनी चाहिए। और प्लस साथ ही साथ आपकी जो रोड साइड की बाउंड्री है वो रोड साइड की बाउंड्री आपकी हमेशा मैच होनी चाहिए। बिकॉज आपका जो अदर साइड्स हैं जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साइड में जो 3 साइड्स हैं वो मिसमैच होने के काफ़ी रीज़न हो सकते हैं। बिकॉज जो डॉक्यूमेंट है, जो टाइटल है, वो हो सकता है बहुत पुराना हो, और जो फिजिकल वेरिफिकेशन अभी हुई है
उस टाइम पे जो जिनका वेरिफिकेशन हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ ईस्ट में कोई रोहन रहता था, और ये जो टाइटल है वो 1980 या 90 में क्रिएट हुआ है, और आज की डेट में वहाँ रोहन ने प्रॉपर्टी सेल कर दी, और आज यहाँ पे श्याम रहने लग गया है। तो जो वेरीफायर जाएगा वो जाके ये चेक करेगा कि जी आपके डॉक्यूमेंट पे तो रोहन है, यहाँ पे श्याम रह रहा है, तो उससे आपका वो मिसमैच दे सकता है, बट एक्चुअल में ये मिसमैच नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप उस चीज़ से अच्छे से वेरीफाई करें, और आपकी एटलीस्ट रोड साइड की बाउंड्री मैच हो, और मिनिमम 2 या 3 साइड की बाउंड्री आपकी मैच होनी चाहिए, सो दैट कि आपकी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इससे आगे क्या चेक करना है हमें ये डिस्कस करते हैं। देन फिर आपको उसके आगे डायमेंशन चेक करनी है कि डायमेंशन जो है प्रॉपर्टी की वो प्रॉपर हो। जो मतलब आपने जैसे विड्थ विड्थ और लेंथ की बात जहाँ हुई थी, जैसे 15 बाय 30 है तो 15 ही हो और ये 30 ही हो, एज पर साइट और एज पर डॉक्यूमेंट। देन उसके बाद आपको ये चेक करना है उसके अंदर के जो बेसिक एमिनिटीज है। बेसिक एमिनिटीज क्या होती हैं? बेसिक एमिनिटीज इसमें आप बोलते हैं कि रोड अवेलेबल है वहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, प्लस आपका उसमें जो वाटर है, वाटर या तो ग्राउंड वाटर अवेलेबल हो या फिर आपका समरसीवर या फिर एमसीडी का वाटर अवेलेबल हो। तो ये आपका रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हॉस्पिटल, और आपका एजुकेशन, स्कूल। तो ये बेसिक अम्यूनिटीज़ जो हर किसी बंदे को अपने लाइफ में चाहिए होती हैं, ये अम्यूनिटीज़ आपकी प्रॉपर्टी पे अवेलेबल होनी चाहिए। इसको चेक करने का रीज़न भी ये होता है क्योंकि कल को आप उस प्रॉपर्टी को सेल के लिए जब जाएंगे, तो कोई भी बंदा खरीदने से पहले इन सब चीज़ों को जरूर देखेगा कि भैया रोड होनी चाहिए, आपका इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, और एजुकेशन के लिए स्कूल होना चाहिए। तो ये बेसिक अम्यूनिटीज़ और ये आपके वहाँ होने चाहिए। तो चलिए इसके आगे हम चेक करते हैं कि इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। जो बेसिक अम्यूनिटीज हो गया, हमारा डायमेंशन हो गया, हमारी बाउंड्रीज हो गई। उसके बाद हमें ये देखना है कि जो आपका बिल्टअप एरिया है, बिल्डअप एरिया बिल्टअप एरिया है वो है जो कि आपका प्लॉट लिमिट है, वो विद इन प्लॉट लिमिट है, या उसके एक्सेस कवरेज तो नहीं ले रखा है, एक्सेस कवरेज तो नहीं है, या फिर वो उसमें एनक्रोचमेंट तो नहीं है, इंक्रोचमेंट या एक्सेस कवरेज तो नहीं है उस प्रॉपर्टी में। आपको मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं एक्सेस कवरेज और इंक्रोचमेंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। एक्सेस कवरेज बेसिकली कब होता है? जब बिल्डिंग बाय लॉज के हिसाब से क्या होता है कि कुछ ओपन स्पेस छोड़ा जाता है फ्रंट एंड बैक पे। फ्रंट एंड बैक पे आपको एक ओपन एरिया छोड़ना पड़ता है एज पर बिल्डिंग लॉज। बट अगर आपने वो नहीं छोड़ा तो वो आपका एक्सेस कवरेज में आ जाता है। या फिर आपने जो बालकनी है उसकी, बालकनी है या फिर स्टेयरकेस है, वो आपने एक्सेस कवरेज में लिया हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी एक्सेस कवरेज में आती है। या फिर आपने कुछ ऐसा प्रोपोर्शन फर्स्ट फ्लोर पे जो बना रखा है वो आपके प्लॉट एरिया से बाहर है, तो उसे हम एक्सेस कवरेज में काउंट करते हैं। बट इंक्रोचमेंट क्या होती है? एनक्रोचमेंट बेसिकली वो पोर्शन है जो कि आपने अपने प्लॉट लिमिट से बाहर निकाल के पब्लिक लैंड पे बना दिया है। पब्लिक लैंड से बेसिकली यहाँ पे ये मतलब है कि जो आपका रोड है, रोड को आपने कवर कर लिया है, और अपना प्लॉट एरिया जो कि आपका फॉर एग्जांपल यहाँ आपका ये प्लॉट एरिया है, और यहाँ से ये रोड जा रही है। अगर आपने पूरा इसको कवर कर लिया तो आपका ये एक्सेस कवरेज में आएगा। लेकिन अगर आपने इसके अलावा रोड पे भी इसको कवर कर लिया तो ये आपकी एनक्रोचमेंट में आएगी। तो ये आपको देखना है कि आपकी प्रॉपर्टी एनक्रोचमेंट में ना हो, क्योंकि एनक्रोचमेंट में सीधा डिमोलिशन होती है प्रॉपर्टी की। डिमोलिशन, जो भी एक्सेस कवरेज होगा वो उसका डिमोलिशन हो जाएगा, जो इंक्रोचमेंट होगा वो डिमोलिश हो जाएगा। अगर इसमें कुछ ऐसा पोर्शन बना हुआ है जो आपकी प्रॉपर्टी के स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर सकता है, फॉर एग्जांपल आपके पिलर्स इसमें हैं, या आपने इसमें रूम बना लिया है, या आपका जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो इस पे टिका हुआ है, तो कल को डिमोलिशन के केस पे जैसे भी ये आएगा और वो पोर्शन टूटेगा तो आपकी पूरी बिल्डिंग जो है वो इससे हिल जाएगी, और वो जो उसकी कंस्ट्रक्शन होगी वो बिल्कुल खराब हो जाएगी, और उसमें कंस्ट्रक्शन वैल्यू जीरो हो जाएगी। और आपने लोन उसको कंस्ट्रक्शन वैल्यू कंसिडर करके किया होगा, तो आपकी जो एलटीवी है वो काफ़ी हाई चली जाएगी, आपकी एलटीवी ब्रीच हो जाएगी। तो इसलिए आपको ये इंश्योर करना होता है कि जो इंक्रोचमेंट है वो उस प्रॉपर्टी पे ना हो, और वो प्रॉपर्टी सेलेबल भी होनी चाहिए, आपकी एक्सेस या इंक्रोचमेंट से फ्री होनी चाहिए,
प्लस उस प्रॉपर्टी के जो नियर बाय है वो सारी बेसिक अमेनिटीज होनी चाहिए, और कोई ऐसा रिमार्क्स ना हो उस प्रॉपर्टी पे जो कल को उसको सेल करने में प्रॉब्लम आए। प्लस आपकी प्रॉपर्टी में ई बिल जो है वो मैच होना चाहिए ताकि आपकी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हो पाए। दूसरा आप इसमें और क्या कर सकते हैं, जब आप इस रिपोर्ट को देखते हैं एज ए अंडरराइटर, तो आपने जैसे सारी चीज़ें मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपने इसकी डेट चेक कर ली कि डेट आपकी रिपोर्ट जो है वो वैलिड है, रिपोर्ट आपकी वैलिड है। देन आपने उसमें बाउंड्रीज चेक कर ली कि बाउंड्रीज आपकी मैच हो रही है। देन आपने उसके डायमेंशन चेक कर लिया कि डायमेंशन मैच हो रहा है। देन फिर आपने उसका एक्सेस कवरेज या फिर इंक्रोचमेंट, वो आपने देख लिया कि इंक्रोचमेंट या एक्सेस कवरेज तो नहीं है। देन फिर आपने उसमें देख लिया कि ई मीटर जो है वो मैच हो रहा है एज पर प्रॉपर्टी या नहीं। फिर आपने उसमें रिमार्क्स देख लिया कि कोई रिमार्क्स ऐसा नेगेटिव रिमार्क्स तो नहीं है कि प्रॉपर्टी के आजू बाजू कोई हाई एक्सटेंशन वायर या रेलवे स्टेशन या ऐसा कुछ रेलवे ट्रैक वगैरह जा रहा है। देन उसके बाद आप उसकी फोटोज पे देखते हैं कि फोटोज क्या है। फोटोज ऑफ द प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उससे आपको पता चलता है कि उस प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन क्या है, उसका यूजेस क्या है। यूजेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूजेस आपका जनरली जो है SORP होना चाहिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जिसे हम बोलते हैं। या अगर SORR है मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड रेंटेड प्रॉपर्टी, SORP भी हम बोल सकते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड तो नहीं है, सेल्फ रेंटेड प्रॉपर्टी। तो सेल्फ रेंटेड प्रॉपर्टी में आपको ये इंश्योर करना है कि मल्टी टेनेंटेड ना हो। मल्टी टेनेंटेड प्रॉपर्टी में कल को पोजीशन लेने में प्रॉब्लम आती है। अगर हो भी तो वो आप प्रॉपर डेविएशन लें उसका और उसे मिटिगेट करें अच्छे से, जिसमें आप उसकी KYC और NOC लें टेनेंट से। देन आपको फोटोज से क्या पता चलेगा, फोटोज से उसकी कंस्ट्रक्शन की स्टेज, कि कंस्ट्रक्शन किस तरह की है, प्रॉपर्टी की जो आज की हालत है वो कैसी है, ज़्यादा जर्जर तो नहीं हो गई है, प्रॉपर्टी कहीं एकदम अनसेलेबल तो नहीं है, या प्रॉपर्टी का जो रख रखाव है बहुत ही पुराना तो नहीं है। तो इससे आपको प्रॉपर्टी का काफ़ी पता चलेगा। प्लस आपको उस फोटोज़ के अंदर क्या नोटिस करना है, कुछ मैंडेटरी फोटोज़ होनी चाहिए उस वैल्यूएशन रिपोर्ट में। एक किचन की प्रॉपर्टी, वो किचन की फ़ोटो। किचन की फ़ोटो इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि उससे पता चलता है कि प्रॉपर्टी यूज़ में है या नहीं है, रेंटेड है या ओन्ड है ये तो अलग बात है, लेकिन किचन को कोई यूज़ कर रहा है मतलब कोई रह रहा है, इससे ये पता चलता है। दूसरा आपको बेडरूम की फ़ोटो लेनी है, मतलब वैल्यूएशन रिपोर्ट में होनी चाहिए, बिकॉज बेडरूम से पता चलता है कोई उसको यूज़ कर रहा है और वो यूजेबल प्रॉपर्टी है अभी। देन फिर आपकी एक फ्रंट की फ़ोटो होनी चाहिए प्रॉपर्टी की। एंड देन उसका रोड की एक फ़ोटो होनी चाहिए कि रोड किस रोड पे है। ये मिनिमम 4 फोटोज़ आपकी बहुत ही मैंडेटरी फ़ोटोज़ हैं। ये आपकी हर वैल्यूएशन रिपोर्ट में होनी चाहिए ताकि आप इसे प्रॉपर्टी को सही से यूजेस देख पाएँ। ठीक है गाइस, ये सारी जो है प्रिकॉशंस ये हमें वैल्यूएशन रिपोर्ट के अंदर देखनी पड़ती है जब भी हम किसी केस को अप्रेज करते हैं। अब बात आती है कि वैल्यूएशन रिपोर्ट में मार्केट वैल्यू को कैसे असेस किया जाए, क्योंकि वैल्यूएशन रिपोर्ट का जो मेन पर्पस होता है, ये वैल्यूएशन रिपोर्ट का जो मेन यूज़ होता है वो होता है LTV कैलकुलेट करने के लिए। LTV क्या होती है, लोन लोन टू मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तो हम जितना लोन देने वाले हैं वो हम उसके मार्केट वैल्यू के ऊपर ही प्रोपोर्शनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको 50 लाख का लोन दे रहा हूँ और मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ है, तो मेरी 50% की LTV बन जाती है। और जनरली जो है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में जो LTV है वो होम लोन के केस में हम 80 to 85% तक चले जाते हैं, और लैब के केस में वो हम HL के केस में हम इतना चले जाते हैं, लैब के केस में वो मैक्सिमम 60 to 65% तक ही मैक्सिमम जाता है। तो इसलिए हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी है वो सही से ली जाए। तो मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कैसे सही से ले सकते हैं, एक सबसे पहले जो वैल्यूएशन रिपोर्ट में जो मार्केट वैल्यू आई है उसको आपको रिकरेक्ट करना है। रिकरेक्ट कैसे कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डाउट हो कि भाई इसकी वैल्यूएशन जो है वो हाई लग रही है, तो आप उसके जो वेंडर है आपका उससे आप बिल्डर रेफरेंस मांगिए कि भैया आपने कहाँ से रेट इसका लिया, उसके बिल्डर के नंबर दीजिए। आप उन बिल्डरों को डायरेक्टली कॉल करके एज ए कस्टमर बनिए, और कस्टमर बन के वहाँ पे फ़ोन कीजिए बिल्डरों को कि मेरे को इस टाइप की प्रॉपर्टी चाहिए, कितने रुपीज़ में मिल जाएगी, आप बताइए। तो उससे आपको एक रेफरेंस मिलेगा। देन आप वहाँ पे उस एरिया के अंदर मैजिक ब्रिक्स, मैजिक ब्रिक करके एक साइट है, मैजिक ब्रिक
इस पे जाके उस प्रॉपर्टी को सर्च कीजिए उस टाइप के रिक्वायरमेंट डाल के, तो वहाँ पर आपको उस प्रॉपर्टी के उस टाइप की प्रॉपर्टी जो है वहाँ पर आपको सेल में दिखाई देगी। उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस तरह की मैजिक ब्रिक तरह की और भी बहुत सारी साइट है, जैसे 99 एकड़ पे आप देख सकते हैं, housing.com पे आप देख सकते हैं। देन आप उसमें जो मैजिक ब्रिक है, मैजिक ब्रिक भी काफ़ी अच्छी साइट है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप OLX पे भी चेक कर सकते हैं, बट OLX की ऑथेंटिसिटी इतनी नहीं है, तो आप इसको सजेस्ट करूंगा आप 99 एकड़, housing.com और मैजिक ब्रिक्स पे उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू को चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जब आप पीडी पे जाते हैं और प्रॉपर्टी विजिट करते हैं, तो उस टाइम पे भी आप नियर बाय जो टीपीसी कंफर्मेशन के दौरान आप जो नियर बाय अवेलेबल पर्सन है उससे मोटा मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे क्या रेट चल रहा है और क्या प्रॉपर्टी की वैल्यू हो सकती है आज की डेट में उतने गज की प्रॉपर्टी की। तो इससे आप वहाँ के मार्केट वैल्यू को भी काफ़ी अच्छे से असेस कर पाएंगे। तो होपफुली गाइज ये आपको अच्छी लगी हो वैल्यूएशन के रिगार्डिंग। तो बिकॉज ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं जो नेक्स्ट होगा उसमें अपन डिस्कस करेंगे लीगल रिपोर्ट के बारे में, कि लीगल रिपोर्ट को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए और उसकी क्या क्या ड्रिल डाउन हमें करने चाहिए जब हम उस रिपोर्ट को एज ए अंडरराइटर देखते हैं। तो चलिए हो गाइस, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर इस वीडियो में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी लगी हो जो आपके काम की है, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं, या फिर अगर आपके कोई क्वेश्चन हो इसमें तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस पे इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट कि आपको इस तरह की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मिलती रहे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।